हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ कि मैं अपना बताऊंगा कि मैं अपने 2 ईयर 3 ईयर जर्नी में नीट की मैं अपनी रिवीजन कैसे करता था। क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या मैं मैं आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रिवीजन और अच्छी होगी। तो पहले आपके थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि लोग सोचते हैं यार ये मैं एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी खोल लेता हूँ, बगल में अपने नोट्स खोल लेता हूँ, दोनों को पढ़ लेता हूँ और फिर बस मेरी रिवीजन हो जाएगी, चैप्टर मेरा कंप्लीट, टिक मार दो, ये रिवीजन हो गया। फिर पेपर आता है या फिर कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तो लगता है यार अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा है ये चैप्टर, मैं भूल कैसे गया, ये अभी तो डिटेल मैंने पढ़ी थी, एनसीईआरटी में लिखा भी था, पर याद नहीं आता पेपर के दौरान। तो भाई वो होती है, तुम करते हो पैसिव रिवीजन, अपने दिमाग को एक्टिव नहीं रखते तुम पास, क्योंकि जब भी तुम कोई चैप्टर या फिर कोई बुक पढ़ते हो ना तो तुम्हारा दिमाग सो जाता है धीरे धीरे, बेसिकली मतलब तुम्हारा दिमाग हट जाता है। लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ बुक, पर वो घुसता नहीं है दिमाग के अंदर। तो उसको मतलब फिट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें पढ़ रहे हो उसके लिए तुम्हें एक्टिव रिकॉल और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिपीटेडली पढ़ना, ये 3 चीज़ें होती हैं। पहला कि तुम एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है भाई, मान लो तुमने एक चैप्टर पढ़ा, किताब बंद कर दो, नोट्स बंद कर दो, फिर याद करो कि तुमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, उस टॉपिक्स को अपने दिमाग में याद करो कि क्या तुम्हें याद आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा है अभी अभी और ये करा था और इसमें ये लिखा था। हो रहा है तो वो एक्टिव रिकॉल है, तुम रिकॉल कर रहे हो अपनी मेमोरी से कि ये मैंने अभी भी पढ़ा था। सेकंड चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी वरना फिर काम कैसे चलेगा तुम्हारा, क्योंकि नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तो आते हैं। एंड लास्ट चीज़ रिपीटेड एक्सपोजर, वही रिवीजन, बार बार चीज़ पढ़ोगे तो तुम्हारी उतना ही ज़्यादा डेप्थ में और उतना ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, तुम भूलोगे नहीं कभी। और एक और बात भाई, ये तुम बोलते हो ना, ब्रैग करते हैं कुछ लोग या फिर बोलते हैं कि मतलब मैं 16-16 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, अपने घंटों के हिसाब से मत पढ़ो। लाइक 5 hours, even 5 hours of productive studying is much better than 12 hours of distracted study। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकती है भाई, बगल में गाने चल रहे हैं, कोई गाना लगा के सुन रहा है, मतलब गाना लगा के पढ़ाई कर रहा है, कोई बंदा फ़ोन बगल में है, नोटिफिकेशन बज रहा है हर 10 मिनट में कि ये आ गए नोटिफिकेशन। और तुम आजकल तो ये तुम्हें बहुत फोमो भी होता है कि क्या नोटिफिकेशन है क्या नोटिफिकेशन है, फटाफट चेक करो। तो भाई या तो अपना फ़ोन दूसरे कमरे में छोड़ाओ, मम्मा पापा को किसी को भी दे दो, फ़ोन अपने पास मत रखो। ठीक है, एंड थोड़ा अपना कंसंट्रेशन और मतलब फोकस मेंटेन करके रखो पढ़ाई की दौरान। एक और बात, ये जो हमारा मेजर है, मतलब कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऐसे जज करो कि मैं क्या रिकॉल कर सकता हूँ, क्या मैं टाइम प्रेशर के दौरान पेपर में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो यहीं पे तुम्हारी उसकी इंपॉर्टेंस आती है भाई। इस पॉइंट को पढ़ोगे, इस पॉइंट को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई पेपर मॉक टेस्ट, एक मिनट, मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है, समझ रहे हो। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन जज होती है, तुम्हारा लेवल जज होता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो अपनी प्रिपरेशन में। एक लास्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा है छोटा सा, मेक एन एरर नोटबुक। भाई ये मोस्ट वैल्यूएबल रिवीजन मटेरियल है तुम्हारा। जब भी तुम कोई क्वेश्चन गलत करते हो, चाहे तुम क्लास में गलत करते हो क्वेश्चन, चाहे तुम पेपर में गलत करते हो, मॉक टेस्ट में गलत करते हो क्वेश्चन, चाहे घर की प्रैक्टिस में क्वेश्चन गलत करते हो, उसका बनाओ कि तुमने वो क्वेश्चन क्यों गलत करा। क्या मैं फॉर्मूला भूल गया, जैसे मान लो केमिस्ट्री फेस में फॉर्मूला भूल जाते लोग, क्या कोई डायग्राम का क्वेश्चन था, जैसे मान लो बायो का मैं डायग्राम का लेबलिंग भूल गया, क्या कैलकुलेशन एरर थी, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, तो तुम लिखो। और फिर जब तुम्हारा लास्ट में जब वो सब कंपाइल्ड होगा ना, तुम अपने आप को थैंक यू बोलोगे पूरे 2 साल ही कॉम्प्लीमेंटिंग करने के लिए, तुम्हारी सारी गलतियाँ एक जगह मिलेंगी तुम्हें, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मैं गलतियाँ करता था। और किसी भी मॉक टेस्ट और नीट से पहले इतनी हेल्पफुल होगी, तुम मानोगे नहीं। अब ट्राई करो, अभी से शुरू कर दो बनाना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्लीज़। ठीक है, तो उसी के साथ साथ हम चलो पहले बायो पे ही आते हैं। बायो सबसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि 50% वेटेज इसी का होता है। तो भाई पहली बात तो साफ साफ दिमाग में डाल लो कि भाई एनसीईआरटी ही तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स है, उसको तो पढ़ के ही जाना है, वो बेयर मिनिमम है। ठीक है, एनसीईआरटी ही प्राइमरी रिसोर्स है और उसमें जो लिखा है वो सही है, सिंपल। ठीक है, और ये जो कह रहे हैं सेकंड पॉइंट देखो तुम क्या लिखा है कि डोंट कीप स्विचिंग बिटवीन 5 डिफरेंट बुक्स।
ऐसा ऑब्वियसली मत करो कि भाई कभी ये पढ़ लिया, कभी उस बुक ये ऑथर अच्छा लगा तो ये कर लिया, कभी वो ऑथर अच्छा लग रहा है तो ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही ऑथर और बुक्स को स्टिक करो। पर जो मैंने पहले कहा होगा कि तुम ये रिसोर्स यूज़ करो, वो सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। कभी पेपर में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ट्रूमैन पढ़ लिया, देख लिया कि वेरीफाई कर लिया कि क्या ये इन्फॉर्मेशन मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, बस उसके लिए होता है। बहुत सारी बुक्स मत पढ़ो, 1-2 बुक्स ही फॉलो करो, उसमें एक तो एनसीईआरटी होगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, अब देखो तुम्हें पता नहीं होगा शायद, हर एक तुम लोग शायद स्किप मार देते होगे, बायो के एनसीईआरटी में हर एक यूनिट में शुरू में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, उनकी बायोग्राफी टाइप दे रखा होता है। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होगे, आई डोंट थिंक सो। अर्नस्ट मेयर लिखा है, फिर जो फ्रांसिस क्रिक डा और उन दोनों की, जिन्होंने वॉटसन क्रिक एंड फ्रांसिस डा, उन दोनों की वो दे रखी है, और क्या मतलब कब कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से ग्रेजुएशन करी वगैरह सब दे रखा है। तो पता चला, उनसे ही पूछ लिया, एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वो सब पढ़ना है। तो भाई प्लीज़ कृपया तुम ये सब ध्यान रखो। ये थोड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं बहुत सारे एनसीईआरटी में, डायग्राम्स, स्टेटमेंट, फैक्चुअल डिटेल्स। ये येंस मेयर को जैसे उसका एक नाम है ना, बताओ क्या नाम है येंस मेयर का, बताओ भाई, कमेंट्स में लिख देना। चलो, उसका नाम था डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं। और तुम्हें इसमें भी एक और ध्यान रखना है, मान लो तुम एक पैराग्राफ पढ़ते हो बायो के चैप्टर में, तो तुम्हें उस पैराग्राफ से पहले तो देखना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एग्जामिनर ये पैराग्राफ पढ़ता तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती और उससे वो क्या क्या क्वेश्चन बना सकता था। तो एक एग्जामिनर की तरह सोचो, और एक्टिवली रिकॉल तो करना ही है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल बायो का, बार बार पढ़ना है, एक्टिवली रिकॉल करते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी है, एंड एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भाई ये डायग्राम है तो मैं इसमें से ये हटा के ये कर सकता हूँ, या फिर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता हूँ। तो ऐसे सोचो, जितना ज़्यादा तुम थिंकिंग करोगे, एक्टिवली सोचोगे क्वेश्चन के बारे में और जो तुमने पढ़ा उसके बारे में, उतना ज़्यादा अच्छा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलो अगला आता है हमारे पास केमिस्ट्री। तो भाई पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। भाई इसमें कुछ थ्योरी है, आई एग्री, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन इन सॉल्यूशंस, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेल्स वगैरह, और केमिकल किनेटिक्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जितने भी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ थ्योरी है, आई एग्री, ज़्यादा थ्योरी नहीं है। तो पूरा टाइम तुम थ्योरी और किताब पढ़ने या फिर लेक्चर करने में मत सॉल्व करो, क्योंकि ये फिजिकल है, इसमें कैलकुलेशन होती है, इसमें हाथ चलाना पड़ता है। तो डरो मत हाथ चलाने से, सिर्फ एक बार अपने फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो सारे चैप्टर्स के, और फिर इमीडिएटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। उसी से तुम्हारे एक्टिवली तुम्हारा, एक चीज़ होती है, ये फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, एक चीज़ होती है भाई कि तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला रटा हुआ है, और एक चीज़ होती है कि भाई टाइम प्रेशर के दौरान एग्जाम में नोटिस करना कि ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, ये दे रखा है, ये मिसिंग है, तो हम ऐसे करेंगे। तो वो दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ों को ट्रेन करना है। और जो दूसरी चीज़ है ना कि कब लगाना है, ये फॉर्मूला लगेगा कि वो फॉर्मूला लगेगा, कहाँ लगेगा, तो वो तुम्हारी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस आ सकती है और कोई तरीका नहीं है उसका, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ही करके जाओगे तो भी बहुत रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए। तो बार बार पढ़ते रहो भाई, सिंपल, मैं बहुत बहुत बार बार कह रहा हूँ। अब तुमसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है भाई, तुम्हें लगता है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो भाई बताओ जरा, पीरियोडिक का क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा है, चलो ये बता दो, लिथियम और आयोडीन में कौन बड़ा है। भाई लिथियम है तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड पीरियड का, और आयोडीन है तुम्हारा 17th ग्रुप का और 5th पीरियड का। तो कौन सा बड़ा होगा, ध्यान रखना भाई, लिथियम बड़ा होता है। अच्छा, और अब तुम बोलोगे भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली तुमने, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर एनसीईआरटी में, एक ग्राफ दे रखा है जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फिर जो एल्कली मेटल्स हैं उनका रेडियस में ग्राफ दे रखा है, उनके रेडियस का। तो उसमें जब देखोगे तो लिथियम इज़ बिगर देन आयोडीन,
बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत करा होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जब मेरे पास पहले ये क्वेश्चन आया था मैंने भी गलत करा था। तब से पता चल गया था भाई एनसीईआरटी ग्राफ देखने हैं, जो दिख गया ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सिमिलर है, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्लियर हो, रिएक्शंस को समझो, उनके पैटर्न समझो, रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये मत करो कि भाई ये डाला था तो ये बन गया, रिएजेंट याद कर लिया, सबस्ट्रेट याद कर लिया, आंसर याद कर लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा डेप्थ में जाओ भाई, सारी रिएक्शन नहीं, जो जो हमारे मेन स्ट्रीम रिएक्शंस होती हैं जैसे क्लोरीनेशन वगैरह, ये सब में तुम थोड़ा डेप्थ में जाओ कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या प्रॉपर मतलब क्या पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज है रिएक्शन की वगैरह की। और इसमें भी चलो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना क्लास 12th में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसने डिस्कवर करी थी भाई? एनसीईआरटी में लिखा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखा है। कहाँ लिखा है? चलो ढूंढ के बताना क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। मैं वैसे आंसर बताता हूँ, चलो सिर्फ H.C. ब्राउन बताना। चलो ये कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है, छोटा सा पॉइंट लिखा है, तुम वही पैराग्राफ में भी नहीं, जो लेफ्ट और राइट में सेपरेटली पॉइंट्स लिखे होते हैं ना डब्बे, उनमें है कहीं, ढूंढो। चलो देखते हैं कौन बताएगा। लास्ट चीज आती है फिजिक्स। फिजिक्स भी बहुत मतलब एक क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच रहनी चाहिए तुम्हारी रिवीजन की, क्योंकि इसके अंदर इतनी थ्योरी नहीं होती सिवाय कुछ चैप्टर्स जैसे सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बाकी चैप्टर्स में थ्योरी कम रहती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए तुम्हारा, कि हम एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, हर एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, और हमारी जो क्वेश्चन में फॉर्मूला को देखने की कि ये फॉर्मूला लगना है और कैसे लगना है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा सही है कि नहीं, उसको इंप्रूव करना है हमें मेन फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले तो भाई ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जितनी थ्योरी है वो पढ़ो और फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो बार बार। एक ही तरीका है, फॉर्मूलाज भी रट्टा मारने ही पड़ेंगे आपको। रट्टा मतलब इन द सेंस कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया और कंसेप्ट पता होना चाहिए, पर आपको फॉर्मूला एट द टिप्स पता होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला था, इसका ये फॉर्मूला था। और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए भाई, इसका कोई और हल नहीं है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इतना इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट टेल यू। मेरी पर्सनली मैंने अपने 3 years की जर्नी में 30 से 40,000 क्वेश्चन आई हैव डन ईजिली 30 से 40,000 क्वेश्चन मैं डन कर चुका हूँ। एंड एटलीस्ट मैंने 100 मॉक टेस्ट तो दिए होंगे, कम से कम कह रहा हूँ 100 मॉक टेस्ट मैंने दिए होंगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट, मेहनत करोगे भाई फल मिलता है मेहनत का, बस करनी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे भाई। सिंपल सा एक फाइनल एडवाइस दूंगा मैं तुम्हें, जब तुम्हारी लास्ट मोमेंट्स आ रही है ना, बिल्कुल 3-4 महीने 5 महीने बचे, कुछ नया मत पढ़ना, कभी भी नया मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हर एक बंदा जब भी लास्ट मोमेंट पे आता है वो पैनिक कर जाएगा। फिर वो बंदा किसी टीचर के वन शॉट देखेगा, किसी के पूरे लेक्चर देखेगा, फिर कहीं से नोट्स पकड़ेगा, ऑनलाइन ढूंढेगा कि दिस चैप्टर नोट्स दे दो भाई। मत करो भाई प्लीज़, एक ही चीज़ अपने कोचिंग के मॉडल को ही ले लो, अपने को नोट्स पढ़ो जो बनाए तुमने, उन्हीं को पढ़ो बार बार, उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, this is one final advice. So that's it for all today guys. If you liked my video, thank you, please leave them in the comments any suggestions if you have, and thank you for watching. I should fuck her in the Benz.